13वीं व 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री के पदभार पर भी वे रहे। वे कई प्रकार की समितियों के सदस्य भी थे, जैसे अनुसूचित जातियों जनजातियों के। वे हरियाणा की विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्हें उनके निरंतर संघर्ष के लिए याद रखा जाएगा। सुरेश नारायण जी महाराष्ट्र चंद्रपुर वर्तमान लोकसभा के सदस्य रहे। 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुड़गांव में उनका निधन हो गया। 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में उनका निधन हो गया। उनको श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। माननीय सदस्यगण, संसद के स्तर को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी हैं और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़े हैं। अमृत काल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता, स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के लिए है। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और इस अवसर के लिए हमें 100% कार्य करना है। हमें 2047 तक एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो, जिसमें आधुनिकता हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, जो अपनी मानवीय दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो, जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग भी भयमुक्त हो, जिसकी युवा व नारी शक्ति समाज व राष्ट्र को दिशा देने में सबसे आगे हो, जिसके युवा सब समय से 2 कदम आगे हो। ऐसा भारत हो जिसकी वीर गाथा और अधिक उज्जवल, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। 2047 में देश इस सच्चाई को जीवंत करेगा और निश्चित रूप से उस भव्य नींव का अवलोकन और आकलन करेगा। तो आज़ादी की प्रथम वेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसलिए आज अमृत काल का यह समय, ये कालखंड और बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्य, मेरी सरकार को पिछली बार देश के लोगों ने साथ दिया, तब से हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास मंत्र से शुरुआत की। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जोड़ा गया। यही मंत्र विकसित भारत का प्रेरणा स्रोत बन गया है। मेरी सरकार की 9 वर्षों में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आज हर भारतवासी का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया को भारत का देखने का नजरिया बदला है। जो भारत अधिकांश समस्याओं के लिए दूसरों देशों पर निर्भर होता था, वही आज दुनिया के देशों की समस्या का समाधान बन गया है। जिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए देश का एक बहुत बड़ा आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन्हीं वर्षों में मिली हैं। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वह इन्हीं वर्षों में देश में बननी शुरू हुई है। आज भारत एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिसमें विकसित देश प्रेरणा ले रहे हैं। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं, भ्रष्टाचार के जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह इन्हीं वर्षों में भारत को मिली है। पॉलिसी पैरालिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि के फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हम दूसरे माननीय सभासदों, अब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी व सभासदों, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद पर जो चर्चा चल रही है उसमें शरीक होकर के आदरणीय राष्ट्रपति जी का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमें संबोधित करते हुए
इस अमृतकाल के महोत्सव में आज हम एक विकसित भारत में जी रहे हैं। आज़ादी के 70 साल पहले अगर हमारे देश में कोई समस्या आती थी तो हम दूसरों पर निर्भर करते थे, लेकिन अगर आज किसी देश पर समस्या आती है तो वह पहले हमें याद करते हैं। 9 सालों में इतना विकास हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ। इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूँ। अब महासचिव जी नए सांसद व मंत्रियों की शपथ दिलाएंगे। माननीय सांसद, आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? ਅਸੀਂ पंजाबी लेवा। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोकसभा का मेंबर चुना गया है, ईश्वर की सौखंदा हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। भारत की सर्वसम्मति एवं अखंडता ਨੂੰ कायम रखांगा ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ मैं संभालने वाला हाँ उसके कर्तव्य निभावांगे। माननीय सांसद, आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं कुमार रिंकू जो युवा सांसद के लिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, देश के प्रभुसत्ता एवं एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सांसद, आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं तनिषा कुमारी जो युवा सांसद के लिए सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं संविधान विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ इसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। माननीय सांसद, आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी में। सभी को मेरा सुप्रभात। मैं स्मिता दुबे जो युवा संसद के लिए शिक्षा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उस कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय जय भारत। माननीय सभासदों, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101 G20 शिखर सम्मेलन। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने देश के अंदर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ देश पर पड़ा है। इससे सरकार को क्या फायदा मिला? मैं सरकार से अपने प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। क्या सरकार के पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? क्या आपके पास माननीय सांसद जी के प्रश्न का उत्तर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो मेरे पूर्व साथी ने प्रश्न किया मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। क्या मुझे अनुमति है? G20 शिखर सम्मेलन जो कि हर साल किसी न किसी देश में आयोजित किया जाता है, यह शिखर सम्मेलन 1999 से चलता आ रहा है। 2022 में बाली इंडोनेशिया में इसका
आयोजन किया गया था, लेकिन 2023 में इसका आयोजन भारत ने किया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस 5,000 करोड़ रुपए द्वारा हमारे देश में विदेशी कंपनियों का निवेश होगा, जिससे हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि हाल ही में भारत ने जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान ग्रहण कर लिया और बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ती जा रही है। विदेशी कंपनियों द्वारा हमारे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और हम देश तरक्की पर पहुंच जाएगा। प्रश्न संख्या 121 डिजिटल मीडिया ई अधिगम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान इस प्रश्न के माध्यम से हरियाणा में जो डिजिटल इंडिया के नाम पर ई अधिगम शिक्षा दिलाई जा रही है, उसमें जो अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसके बारे में है। आज जो हरियाणा सरकार ने ई अधिगम के तहत कक्षा 10वीं से 12वीं में जो पढ़ने वाले बच्चों को टैब दिए हैं, वो पढ़ने के लिए दिए हैं, लेकिन वो बच्चे कुछ न कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे उनका मानसिक स्तर गिरता जा रहा है। मैं सरकार पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। क्या आपके पास माननीय संसद जी के प्रश्न का उत्तर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहूंगी। राज्य के 120 स्थानों पर यह टैबलेट वितरण समारोह आयोजित किया गया था। हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जिसने 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की है। महोदय जी, हमारा राज्य बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। इस बार के बजट में 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र के लिए हमारी सरकार ने 2 टास्क बनाए हैं। पहला टास्क स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का है और दूसरा टास्क स्कूल का फर्नीचर संबंधी आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। ई अधिगम योजना इस्तेमाल करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए DEITY द्वारा चयनित मुख्य क्षेत्रों में से एक है। ज्ञान की प्राप्ति होगी और भविष्य में उनके समक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के द्वारा छात्र ई लर्निंग के माध्यम से वैश्विक विद्यार्थी बन सकेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस उत्तर से बच्चे सहमत होंगे। प्रश्न संख्या 135। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विषय सूची से इतिहास विषय में मुगल साम्राज्य के इतिहास को क्यों हटा दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुगलों ने हमारे देश भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि आप जानते हैं, मुगलों ने हमारे देश में बहुत कुछ चीजों का निर्माण भी करवाया है, जैसे कि ताजमहल, लाल किला और आगरा का किला। और आप यह भी जानते हैं कि ताजमहल 8 अजूबों में से एक है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि मुगल इतिहास को विषय सूची से क्यों हटा दिया गया? क्या मेरे प्रश्न का उत्तर सरकार के पास है? अध्यक्ष महोदय जी, यदि आपकी अनुमति है तो मैं विपक्ष के प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। हमारे इतिहास की बात क्यों की जा रही है? गणित, विज्ञान, भूगोल समेत सभी विषय में कंटेंट काम किया गया है। जहाँ तक मुगल इतिहास के बारे में बात की जा रही है, अगर छात्र एक ही कक्षा में पढ़ने का कोई आश्चर्य नहीं। महाराष्ट्र में स्कूल की किताबों से भारत के बड़े हिस्से पर 3 सदियों तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य का जिक्र हटाया जा रहा है। NCERT का कहना है कोरोना महामारी के बाद छात्र पर बोझ कम करने के मकसद के साथ एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के बाद कुछ हिस्सों को किताबों से हटाया गया। प्रश्न संख्या 146 मणिपुर हिंसा। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सरकार से एक प्रश्न है। मणिपुर में जो हिंसक घटना हुई थी, मैं सरकार का ध्यान उनकी ओर लाना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में बेटियां कहाँ सुरक्षित है? महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या मेरे सवाल का जवाब सरकार के पास है? क्या आपके पास माननीय संसद जी के प्रश्न का उत्तर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं विपक्ष से आए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहूंगी।
अध्यक्ष महोदय जी, हम जानते हैं कि जो मणिपुर में हिंसा हुई वह बहुत ही शर्मसार हिंसा है, शर्मसार घटना है और उस घटना को लेकर राजनीति करना यह तो उससे भी बड़ी शर्मनाक घटना है। अध्यक्ष महोदय जी, आप जानते हैं कि ऐसी घटना पहले देश में भी बहुत सारी घटित होती आ रही हैं और घट रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न घटित हों, इसके लिए हम सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं, जिसके लिए हमने जांच आयोग गठित किया है और जल्द ही उन दोषियों का पता लगाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। यह प्रश्न है कि ओपीएस जैसी स्कीम को क्यों बंद किया गया। एनपीएस जैसी स्कीम जिसके तहत पेंशन बहुत कम है उसे लागू किया गया। अगर स्कीम इतनी ही अच्छी है तो आप क्यों नहीं रख लेते। क्या सरकार के पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? क्या आपके पास माननीय संसद जी के प्रश्न का उत्तर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं विपक्ष का प्रश्न के उत्तर देने से पहले आपकी अनुमति चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं विपक्ष को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने पेंशन को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। अभी भी सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात एक निश्चित राशि दी जा रही है। रहा पर्सन ओपीएस का, तो मैं ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहना जैसे जहाँ की जीडीपी का 12-13% हिस्सा केवल ओपीएस के भुगतान में ही समाप्त हो जाता है। अगर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश की बात की जाए तो शायद ही ओपीएस को पुनः लागू करना और चिंतापूर्ण होगा। सरकार को जो टैक्स मिलता है वह जीडीपी का 16% है। अगर उसमें से भी 12-13% हिस्सा हम पेंशन वालों को दे देंगे तो क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। माननीय, यह धन हम शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। महोदय, पंजाब, राजस्थान, केरल, हरियाणा प्रदेश जैसे राज्यों को जो ओपीएस को लाने में पक्ष में है वो पूरी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वे कर्ज अदा करने के लिए धन नहीं जुटा पा रही हैं, ओपीएस के लिए फंड कहां से लाएंगे। मैं विपक्षी नेताओं से पूछती हूँ कि जब 2005 में एनपीएस को लागू किया गया तब कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। इससे चुनाव के समय ही राजनीतिक का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। माननीय, हमारी सरकार ने हमेशा से ही राष्ट्रीय हित के बारे में सोचा और योजनाएं लागू की है और भविष्य में करती रहेंगी। धन्यवाद। इंडिया बदलकर भारत नाम रखना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सरकार से प्रश्न है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत क्यों कर दिया गया। क्या सरकार के पास मेरे इस सवाल का जवाब है? आपके पास माननीय संसद जी के प्रश्न का उत्तर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष से आए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहूंगी। इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके हमें इंडिया नाम दिया। अध्यक्ष महोदय जी, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है जैसे वेद पुराण रहा है, अतः माननीय महोदय जी, जो हमारे देश का प्राचीन नाम है वह भारत ही है और होना भी चाहिए। मैं विपक्षी साथियों से पूछना चाहती हूँ, उन्हें आशा करती हूँ कि विपक्षी साथी मेरे इस उत्तर से सहमत होंगे। 109 खिलाड़ियों के साथ अन्याय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि खेलों के मामले में भारत बहुत आगे जा चुका है। लड़कियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वही महिला खिलाड़ियों के साथ यौन हिंसा का मामला दर्ज होता है। ऐसा क्यों? क्या सरकार के पास में इस सवाल का जवाब है? क्या आपके पास माननीय संसद जी के प्रश्न का उत्तर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर आपकी अनुमति हो तो विपक्ष से पूछे गए प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगी। हमारी सरकार खेलों के लिए बहुत कुछ कर रही है। जो भी लड़कियां खेलने जाते हैं या खेल
शिक्षा के साथ साथ हमारी सरकार खेलों का भी महत्व दे रही है। पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोप पर राज्य सभा में एक लिखित जवाब में सरकार द्वारा कदम उठाए गए। उन्होंने बताया है कि किसी भी घटना को रोकने के लिए महिला को एथलीट्स को सुरक्षित महसूस करने के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 188 टमाटर की बढ़ती महंगाई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि जो टमाटर 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता था, आज वो ही टमाटर 300 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। वहीं आज 3 सेंचुरी पार कर गया है। टमाटर ने हमारे भोजन का स्वाद खत्म हो गया है। देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण गरीब मजदूर परेशान है। सरकार टमाटर के बढ़ते हुए भाव को लेकर आम जनता के लिए क्या कर रही है? मुझे इसका उत्तर दिया जाए। क्या आपके पास माननीय संसद जी के प्रश्न का उत्तर है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं विपक्ष के प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। टमाटर के दामों में वृद्धि प्राकृतिक कारणों से हुई है, जो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी सब्जी के दामों में होती रहती है, परंतु अब की बार टमाटर के दामों में कुछ ज़्यादा ही वृद्धि हो गई। पहाड़ी इलाकों से टमाटर को लाते वक्त रास्ते में लैंडस्लाइड जैसी घटना होने के कारण टमाटर नहीं पहुंच पाए, किंतु हमारी सरकार ने दिल्ली में कुछ स्थानों पर सरकारी दुकानें खुलवा दी हैं। यदि विपक्ष को विश्वास न हो तो वह खुद जाकर वहां देख सकते हैं, और मैं आपको यह आश्वासन दिलाती हूं कि जल्द से जल्द टमाटर के दामों को कम करवा दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय सभासदों, प्रश्नकाल खत्म होता है व शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के 10 वर्ष पश्चात भी सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने में असफल रही है। देश के बहुत से राज्य में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के लागू पद खाली हैं तथा अधिकतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कहीं चौक है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, कमरे हैं तो लाइट नहीं है, खराब हालत में शौचालय तथा पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता न होना, जिसके रहते देश का भविष्य अर्थात विद्यार्थी किस प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं समझ से परे हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिर कब तक आगे से ही भोजन कच्चा माल अच्छा नहीं आता, इससे विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा मंत्री कृपया इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विपक्ष साथी द्वारा दोपहर का भोजन खाने से बीमार होने की घटनाओं का जो वर्णन किया है वह सही है। इस मामले में यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सभी घटनाएं स्कूल की अधिकीमता का प्रश्न नहीं आया, फिर भी सरकारी देशों में हुई घटनाओं के प्रति गंभीर है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में जवाबदेह बनाया गया है ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति को रोका जा सके। महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि देश के विद्यालय में 6 लाख आधुनिक रसोई घर में भंडार घर बनाए गए हैं ताकि भोजवाओं की गुणवत्ता की पोषणता को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सभासदों, शून्यकाल खत्म होता है व ध्यानाकर्षण आरंभ होता है। इसमें हमें कुछ प्रश्न मिले हैं। पहला प्रश्न है अब्दुल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न सरकार से है कि बच्चों की यौन शोषण में सुधार के संबंधित प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय महिला व बाल विकास मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वर्तमान में यौन संबंध कई मामले सामने आए, जब भारत में यौन शोषण के कई मामले आए निरंतर बढ़ रहे, इसलिए इन मामलों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय महोदय जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं विपक्ष से आए इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विपक्षी साथी द्वारा कही गई इस बात से जो यौन शोषण से संबंधित है, इससे मैं सहमत हूँ और इसके अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। इसके खिलाफ सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न तमन्ना की तरफ से। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। शिक्षा विभाग में अध्यापक के तबादले से समस्या है तथा इसमें बहुत सी खामियां हैं। कृपया करके इस नीति पर कोई कदम उठाने की क्या
बनाई है। और मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित रखना चाहती हूँ कि इस नीति से अध्यापक वर्ग में कोई परेशानी न हो, इस नीति पर कोई ठोस कदम उठाए। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर सत्ता पक्ष के पास है? अध्यक्ष माननीय महोदय को मैं विपक्ष से आए प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। महोदय जी, सरकार के द्वारा अध्यापकों की ऑनलाइन तबादला नीति अपनाई गई है। उसमें सरकार ने काफी सफलता प्राप्त की है, जिससे अधिकांश अध्यापक वर्ग संतुष्ट है। इसमें वर्तमान समय में खामियां हैं। मैं इस सदन को आश्वस्त करवाती हूँ कि हम इन खामियों को दूर करके अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। माननीय सभासदों, ध्यानाकर्षण काल समाप्त होता है व राज्यसभा काल शुरू होता है। संदेश में धारा 370 के विषय से जुड़ा प्रश्न प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति हो तो मैं विपक्ष के प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। सभापति महोदय, अब मैं सामान्य सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, मैं जो संकल्प और बिल लाया हूँ उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी, कुछ अपने विचार रखे, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को लाइन पर रखने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय जी, धारा 370 के विधेयक अध्यक्ष 370 भारत की मूल धारा है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान का प्रावधान करती है। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। वित्तीय आपातकाल की धारा भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है। भारत की सदन की रक्षा, विदेश मामले व संचार के अलावा कोई कानून नहीं बना सकती। एक देश में दो झंडे इत्यादि प्रावधान है जो कि धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और भारत से पृथक रहने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अतः मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इस सदन के सदस्यगण दलगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रपति के इस विधेयक धारा 370 को हटाने का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में धारा 370 विधेयक 2019 के द्वितीय वाचन करने की अनुमति चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने और सरकार ने सभी सदस्यों के अधिकार प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अतः सदन को इस विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। जो आप ये 370 धारा हटा रहे हो, यह गलत है। जब से संविधान बना है जम्मू कश्मीर शुरू से अलग राज्य रहा है। यदि धारा हटती है तो गलत हो सकता है। विदेशी ताकत हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। हम सब इसका विरोध करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं देख रही हूँ कि सरकार अपने बहुमत का नाजायज फायदा उठा रही है। कृपया प्रधानमंत्री अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे विपक्षी साथियों द्वारा विधेयक के कुछ प्रावधानों पर शंकाएं व प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इन प्रतिक्रियाओं का जवाब मंत्रियों द्वारा अपने वक्तव्य में पहले ही दिया जा चुका है। अंततः मैं पूरे सदन से फिर आह्वान करता हूं कि इसे पारित करने में सहयोग दें। महासचिव जी, विधेयक पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाए।
33 मतों से पारित होता हुआ इसे पास किया जाता है। इसे आगामी कार्रवाई हेतु ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। अब सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।